स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे चीन इसराइल ताल्लुकात के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15 माह के दौरान इसराइल ने गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड किया उस बारे में चीन क्यों खामोश रहा, उसने क्यों इसराइल की मज़म्मत नहीं की और क्यों खुलकर फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया। इसका एक आसान जवाब तो ये है कि चीन और इसराइल के दरमियान 24 अरब डॉलर की तजारत होती है, जिसकी वजह से चीन खामोश रहा। इस बात को मज़ीद समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तसर तौर पर चीन इसराइल ताल्लुकात पर नज़र डालें। याद रहे कि 1950 में इसराइल वो पहला मुल्क था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन को तस्लीम किया। चीन के इनकलाब के बाद चीन की हुकूमत को और चीन को बतौर मुल्क अमेरिका और उसके हामी एक जायज़ हुकूमत और एक जायज़ रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आलमी सतह के ऊपर हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की नुमाइंदगी ताइवान को दे दी गई थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसराइल ने इसराइली नुक्ता नज़र से इंतहाई चालाकी के साथ चीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश की, लेकिन माओ की क़यादत में इब्तदाई तौर पर चीन आलमी सतह के ऊपर साम्राज्य मुखालफ कुव्वतों का और तहरीकों का एक ज़बरदस्त हामी बना हुआ था। इसीलिए 1955 में चीन ने फ़लस्तीन से वादा किया कि वो उनकी तहरीक आज़ादी की हमायत करेंगे और अगले तकरीबन 25 साल तक चीन ने फ़लस्तीन की खुलकर हमायत की। 1980 की दहाई में माओ की वफ़ात के बाद चीन के अंदर जो मुआशी और सियासी तब्दीलियाँ आई, उसका असर हमें उसकी खारजा पॉलिसी में भी दिखाई देता है। इसी बदलती हुई खारजा पॉलिसी के तहत चीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू किए। इब्तदाई तौर पर चीन ने इसराइल के ज़रिए वो फ़ौजी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की जो मगरिब उसकी फ़ौज को देने के लिए तैयार नहीं था। 80 और 90 की दहाई में इसराइल वो बैकडोर चैनल बन चुका था जिसके ज़रिए से चीन मगरिब की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा था अपनी फ़ौज को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सनत को बेहतर बनाने के लिए। फिर हमने देखा कि 20वीं सदी के आगाज़ पर आलमी सतह के ऊपर चीन एक बड़ी मुआशी कुव्वत बनकर उभरता है और जूं उसकी मुआशी कुव्वत बढ़ती है तो इसराइल के अंदर चीन की सरमायाकारी में भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। पिछले तकरीबन 25 साल में चीन ने इसराइल के ज़राई सेक्टर में, वहाँ के वेंचर कैपिटल में, वहाँ की टेक्नोलॉजी में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त सरमायाकारी की, जो 2023 तक बढ़कर तकरीबन 24 अरब डॉलर तक जा चुकी थी। इसमें सिर्फ सरमायाकारी शामिल नहीं है, बाहमी तजारत भी शामिल है, लेकिन ये बाहमी तजारत तकरीबन 24 अरब डॉलर तक जा चुकी थी। चीन इसराइल ताल्लुकात को अगर आप मुआशी हवाले से समझना चाहें तो उसका एक और इशारिया ये है कि 2021-22 के माली साल में वो ममालिक जो इसराइल को दरामदात करते हैं, जो उसको एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, उनमें चीन सरे फहरिस्त आ चुका था। उससे पहले अमेरिका इसराइल को दरामदात करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, उसकी जगह चीन ने ले ली। तो यूँ हम समझ सकते हैं कि चीन इसराइल के साथ किस कदर गहरे मुआशी मफादात रखता है और इन मुआशी मफादात को वो फ़लस्तीन के लिए त्यागने पर बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आता। इसीलिए उसने मुनाफिकाना अंदाज में, रवायती अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में ये बयान दिया कि हम फ़लस्तीन के हक़ ख़ुद इरादियत की हमायत करते हैं। ये वही बयान है जो हर रियासत ने मुनाफिकाना तौर पर ऐसे मौक़ों के लिए घड़ रखे होते हैं जब उन्होंने खुलकर किसी मज़लूम कुव्वत का साथ नहीं देना होता। हम किसी हद तक सियासी बुनियादों पर भी चीन के इस रद्द-ए-अमल को समझ सकते हैं। चीन के अपने यहाँ तिब्बत फ़लस्तीन की शक्ल में मौजूद है। चीन के अपने यहाँ वीगर के मुसलमान उसी सूरत हाल से दोचार हैं जो गज़ा के मुसलमान इसराइल की वजह से गज़ा में देख रहे हैं। चीन अगर इंसानी हकूक़ की बात करेगा तो फिर उसको तिब्बत पर भी आलमी सतह पर जवाब देना पड़ेगा। चीन अगर
غزہ کے مسلمانوں کی بات کرے گا تو اس کو ویگر کے مسلمانوں کے بارے میں بھی جواب دینے پڑیں گے۔ اس لیے چین نے بہتر یہی جانا کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ ایک اور بات جو میں بائیں بازو کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان سمیت عالمی سطح پر بائیں بازو کے کچھ حلقے ہیں جو امریکہ دشمنی میں یا اپنے آپ کو سامراج مخالف ثابت کرنے کے لیے چین کی مثال دیتے ہیں، چین اور روس سے دوستی کی بات کرتے ہیں، لیکن غزہ کے واقعہ نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ آپ کوئی بھی نقطۂ نظر امریکہ کی دشمنی اور دوستی میں نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اپنا نقطۂ نظر انسانی حقوق کے حوالے سے بنانا ہوگا، آپ کو اپنا نقطۂ نظر اس حوالے سے تشکیل دینا ہوگا کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے۔ آپ کو اپنا نقطۂ نظر اس حوالے سے بنانا ہوگا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے عالمی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو طبقاتی بنیادوں پر ہو، جو نظریاتی بنیادوں پر ہو، جو اصولی بنیادوں پر ہو۔ آپ محض امریکہ دشمنی میں چین دوستی یا روس دوستی کی طرف نہیں جا سکتے۔ وی کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔